हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरके ऑनलाइन स्टडी में। तो हमने कल देखा था कि चाल क्या है और वेग क्या है। तो उसी में आज हम फिर देखेंगे कि चाल, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लो आप जा रहे हैं चलते हुए, तो आप या तो धीमे चलते होंगे या तो तेज चलते होंगे। कहते होंगे ना किसी से कि भाई साहब थोड़ा धीमे चलिए या फिर थोड़ा तेज चलिए। तो उसके बाद आप देखते होंगे कि कोई गाड़ी है, हमने कहा कि वो इतनी स्पीड से आई या फिर बहुत धीमे स्पीड से आई। तो कहने का मतलब है कि चाल जो है कहीं न कहीं हम पहले से भी जानते हैं। बस बात ये है कि हम उस हिसाब से नहीं सोचते हैं जिस हिसाब से हम आज सोचने वाले हैं। तो चाल, मैंने कहा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो वही आज हम देखेंगे कि कोई भी वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय करती है। जो ये वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय करती है, हम चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु, यानी अगर हम देखें तो चाल में कोई भी वस्तु जितने समय है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और यहाँ से किसी वस्तु को बी पॉइंट तक जाने में मान लीजिए 5 सेकंड का समय लगा। मान लीजिए 5 सेकंड का समय लगा और उसकी जो दूरी है यहाँ से ए से बी के बीच, वो मान लीजिए 100 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 100 मीटर है और इतने 100 मीटर को तय करने में हमें 5 सेकंड का समय लगा। तो अगर हम देखें तो इसमें स्पीड क्या होगी, अगर हम देखें इसकी स्पीड क्या होगी यानी चाल, तो हम कहेंगे कि दूरी बटा समय। यानी कि कोई वस्तु कितनी दूर कितने समय में तय करती है, तो हो जाएगा कि मान लीजिए इसमें दूरी 100 मीटर तय है और कितने समय में तय की, आप कहेंगे 5 सेकंड में। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड क्या है, यही 20 मीटर पर सेकंड इस वस्तु की या इस गाड़ी की क्या है, चाल है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब भी किसी दूरी को देखते हैं समय के परिप्रेक्ष्य में, तो हम उसी समय में उसी दूरी से अगर भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चाल। इसके आगे हमने देखा कि वेग क्या है। वेग में हमने देखा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। यानी वेग क्या है कि यहाँ पे जो चाल में था दूरी बटा समय, लेकिन वेग में क्या हो जाएगा, वेग यानी अगर वेलोसिटी की बात करें हम, तो वेलोसिटी में कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को, यानी कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय कहने का मतलब है कि यहाँ तो आपने देखा कि दूरी बटा समय, यहाँ क्या कहेंगे, विस्थापन बटा समय। यानी कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए से ये पॉइंट बी पर गया, यहाँ गया, यहाँ पे मान लीजिए इसे 10 सेकंड का टाइम लगा और इसमें विस्थापन कितना हुआ, 50 मीटर। कहने का मतलब विस्थापन क्या हुआ, 50 मीटर। तो अगर आप देखिए, जैसे कि एक चीज जान लीजिए कि रेखीय गति होगी या लीनियर मोशन जब भी होगा तो चाल और वेग बराबर भी होते हैं। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब भी लीनियर मोशन होगा चाल और वेग बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि विस्थापन कितना हो, 50 मीटर। तो हम कहेंगे कि 50 मीटर बटे 10 सेकेंड, यानी कहीं न कहीं 5 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, यानी सॉरी वेग हो जाएगा। तो हमने देखा कि मतलब कि ये चाल और वेग ये हम समझ चुके हैं। अब हम एक बार इस चाल को और वेग को एक बार में समझते हैं, एक दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या है, एक बार इसको रिलेट करते हैं। तो हम इसके आगे ये देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर एक ही लाइन में अगर कहें तो एक साथ जैसे हम दूरी और विस्थापन को पढ़ा था, वैसे ही चाल और वेग को भी पढ़ेंगे तो हमें बहुत एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ डालेंगे चाल और यहाँ डालेंगे वेग, यानी वेलोसिटी, यहाँ हो जाएगा स्पीड। तो अगर हम इसको देखें तो पहला ही वर्ड ये होगा कि ये एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्योंकि हमने जब चाल की बात की थी तो हमने पहले भी बताया था कि इसमें दिशा नहीं होगी, और जैसे ही हमने वेग की बात की
हमने कहा कि वेग क्या है, ये सदिश राशि है। क्या है वेग? सदिश राशि है। फिर इसमें आगे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि चाल हमेशा, जैसे हमने कहा था कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी, वैसे चाल हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी या फिर शून्य होगी, या फिर शून्य होगी, लेकिन कभी ऋणात्मक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैंने आपको यहाँ समझाया था कि जैसे अभी दूरी है और उसका समय है, मैंने कहा दूरी ऋणात्मक होगी नहीं, दूरी ऋणात्मक नहीं होगी। जब दूरी ऋणात्मक नहीं होगी तो इसका प्रोडक्ट कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, तो इसीलिए दूरी चाल भी क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो वेग धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है कि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कैसे हो जाएगा, तो एक बार यहाँ देख लीजिए। हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वेग बराबर, मैंने कहा कि विस्थापन बटा समय, मैंने दूरी और विस्थापन में चीज बहुत अच्छे से समझाई थी आपको कि वेग बराबर है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन को मैंने कहा था कि ये नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और शून्य भी होगा। मैंने आपको समझाया था कैसे होगा। तो विस्थापन जब शून्य, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसका प्रोडक्ट भी शून्य, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब यही है कि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। इसके आगे हम देखेंगे इसमें, जैसे हमने दूरी और विस्थापन में कहा रेशियो जो है वो कब मतलब कि हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल बनाएगा, तो इसमें भी यही होगा कि चाल और वेग का अनुपात हमेशा एक या एक से बढ़ाएगा। एक से बढ़ाएगा तो क्या होगा, एक बार इसको इक्वेशन में लिख लेंगे। 4/6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या देगा? 1। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने दूरी और विस्थापन में आपको समझाया था कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए चाल है, चाल तो हमेशा धनात्मक होगी, चाल हमेशा वेग से बड़ा ही आएगा। कि जैसे अभी आ जाएगा कि यदि वेग और चाल का रेशियो पूछ ले, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई कि चाल को अच्छे से पढ़ा हमने, वेग को अच्छे से पढ़ा। अब इसके आगे हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या है। तो हम एक बार पूरा मिटाते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि त्वरण क्या है। तो अब हम देखेंगे कि त्वरण क्या है, यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण क्या है? यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, यही क्या है? त्वरण। एक बार हम समझते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है। जैसे मान लीजिए आप किसी कार से जा रहे थे या किसी बाइक से जा रहे थे, आपने देखा कि सामने वाली बाइक, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक थी, ये मान लीजिए आपकी कार है, आपने देखा कि ये कार जो है मेरी धीमे धीमे जा रही, सामने से एक दूसरी कार आई और आपको ओवरटेक करके निकल गई, आपको ओवरटेक करके निकल गई। तो आपने क्या किया, आपने तुरंत क्या किया कि अपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा और थोड़ा सा अपना स्पीड तेज किया, तो क्या हुआ कि आप फिर इसके बराबर पहुंच गए। कहने का मतलब यही है कि आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा होगा, आपने ये नाम तो सुना होगा एक्सीलरेटर। जैसे अभी आप मान लीजिए, जैसे बचपन में आपने खेल तो खेला ही होगा, अगर आपने नहीं खेला है तो अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड आपने खराब कर दिया है। तो ये वाला खेल, जैसे आप मुंह को बनाते थे ऐसे, जैसे सुबह, और हाथ ऊपर करते थे ऐसे और ऐसे करते थे, तो मतलब कि
आपने जैसे हाथ को ऐसे किया, मुंह से आवाज है ना, यानी आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया वैसे ही मुंह से कुछ आवाज निकलते हैं, ये तो करते थे। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ही हम वेग में परिवर्तन करते हैं, यही तो करेंगे, किसी भी वस्तु के वेग में ही तो परिवर्तन करते थे। जैसे मान लीजिए आपने कार या फिर बाइक पे बैठे और उसके एक्सीलेटर कैसे पकड़ा और ऐसे किया घूम, है ना, तो आपने क्या किया, अपनी बाइक को आपने एक्सीलरेट कर दिया, यानी उसका पहले जो भी वेग था, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही थी, अभी आपने तुरंत उसका एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, यानी आपने कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, 30 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे ही आपने किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, यानी त्वरण कहेंगे, यानी त्वरित कर दिया, तेज कर देंगे। तो यहीं से इसकी परिभाषा निकल के आई कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं, दर को त्वरण कहते हैं। यानी एक्सीलरेशन त्वरण को ए मान लें, ए बराबर क्या होगा, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा समय, दर मतलब समय, यानी कितने समय में आपने वेग में परिवर्तन किया। यानी अगर वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा मान लीजिए एस मान लें, तो हम समय को डेल्टा टी मान लें, तो क्या आ जाएगा, एज इक्वल टू वी एस अपॉन टी, क्या आ जाएगा, वेग परिवर्तन की दर। तो हमने इसमें देखा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और जैसे ही आपने किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किया, आपने देखा होगा कि गाड़ी या तो तेज हुई होगी या तो क्या हुई होगी, मतलब धीमा हो गई, तेज हुई होगी या तो धीमे हो गई होगी। तो अगर आपने वेग में परिवर्तन किया और गाड़ी की स्पीड तेज हो गई तब तो त्वरण है, लेकिन अगर आपने ये भी देखा होगा कि हम जैसे ही एक्सेलरेशन से हाथ हटाते हैं वैसे ही गाड़ी धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाती है, यानी एक ऐसा बिंदु आ जाता है जहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या जाती है, शून्य हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है। यानी जैसे ही गाड़ी किसी पॉइंट पे आके रुकी, तो हमने उसे क्या कहा, हमने उसे कहा मंदन, यानी मंदन का मतलब बोलते हैं, यानी रिटार्डेशन। यानी कि वस्तु की स्पीड से उसकी मतलब कि विरामावस्था में आने की प्रक्रिया को, किसी भी वस्तु गति से विराम में आने की इस प्रक्रिया को हम कहेंगे मंदन यानी रिटार्डेशन। तो मंदन की परिभाषा क्या हो जाएगी, मंदन का मतलब यही होगा कि जब किसी वस्तु की नहीं ऐसे का लिख लीजिए, जब किसी वस्तु का वेग शून्य हो जाता है तो उसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी कि किसी भी तेज चल रही वस्तु का धीमा होकर के रुक जाना मंदन हो जाता है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि त्वरण जो है कितने प्रकार का है, मतलब कितने प्रकार से इसमें वेग में परिवर्तन हो सकता है। तो देखने वाले हैं कि कितने प्रकार से होता है त्वरण। त्वरण में हमने आपको बताया कि त्वरण क्या है, तो उसके बाद त्वरण में 3-4 चीजें पढ़ेंगे। जैसे एक समान, सही त्वरण तो है लेकिन एक समान, यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन समान हो रहा है समान समय में, तो हम उसे समान त्वरण है। या तो होगा परिवर्ती त्वरण, या कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें इंग्लिश हो जाएगी, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये परिवर्ती त्वरण हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा औसत त्वरण, यानी जैसे हमने उसमें चाल में वेग में पढ़ा, समान वेग, परिवर्ती वेग या असमान वेग, उसके बाद हमने पढ़ा औसत वेग, फिर हमने पढ़ा का मतलब कि तात्क्षणिक वेग। वैसे इसमें भी 4 टाइप होगा, एक समान त्वरण क्या है, परिवर्ती त्वरण क्या है, औसत त्वरण क्या है, उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे तात्क्षणिक।
यानी किसी एक क्षण में अगर हम उसका वेग में परिवर्तन को नोटिस करेंगे तो हो जाएगा ट्रांसलेटर एज ट्रांसलेटर, उसका हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, और इसका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये चार टाइप हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक समान त्वरण, फिर पढ़ेंगे असमान त्वरण, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि औसत त्वरण क्या है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण। तो पहले हम शुरू करते हैं कि एक समान त्वरण क्या है। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे कि ये मान लीजिए वेग है और इसे मान लीजिए समय यानी टीएम समय। तो हम इसमें देखेंगे कि इसे मान लीजिए 10, इसे 20, इसे 30, इसे 40, इसमें एक मान लीजिए इसे 2 मान लीजिए इसे 3, इसे 3 और इसे 4। तो हम इसमें देखेंगे कि मान लीजिए पहले सेकंड में 10 मीटर का चेंज हुआ, फिर मतलब कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर ही हुआ, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर ही हुआ, और चौथे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेग में परिवर्तन हुआ। तो क्या हो जाएगा, यानी आपने देखा कि समय के हिसाब समान समय में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो भी समान ही हो रहा है, यानी पहले में 10 मीटर, दूसरे में 10 मीटर, तीसरे में 10 मीटर। तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर लेंगे, पहले में 10 मीटर, दूसरे में 10 मीटर, तीसरे में 8 मीटर, चौथे में भी 10 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आप पहले सेकंड में देखिए 10 मीटर पे थी आपकी गाड़ी, दूसरे सेकंड में आप देखिए 20 पे पहुंची यानी 10 मीटर पे गई, तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर, चौथे सेकंड में भी आपने देखा कि 10 मीटर आपकी गाड़ी यानी परिवर्तित हुई है। तो आप कहेंगे कि आप इसको देखेंगे तो ये एक ऐसे बार बनेगा, अभी इसको आगे पढ़ाएंगे, जब हम ग्राफ पढ़ाने लगेंगे तो उसमें आगे ये चीजें आएंगी। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जैसे समान समय समान में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि यह किसी वस्तु में समान समय में, यदि किसी वस्तु समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा है, तो उसे समान त्वरण कहते हैं। जब मैंने आपको समझाया कैसे होगा, यानी कि यदि किसी वस्तु के समान समय में समान वेग परिवर्तन हुआ है तो इसे एक समान त्वरण कहेंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे कि असमान त्वरण क्या है, यानी परिवर्तित त्वरण क्या है, यानी परिवर्तित त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें क्या होगा कि समय तो समान होगा लेकिन जो वेग में परिवर्तन होगा वो असमान होगा। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए गाड़ी है ए से बी तक उसको जाना है, ए से बी तक उसको जाना है, उसने पहले सेकंड में उसने तय किया 10 मीटर, दूसरे सेकंड में उसने तय किया 20 मीटर और तीसरे सेकंड में तय किया 30 मीटर। आपने देखा कि पहले सेकंड में वेग में परिवर्तन 10 मीटर हुआ, दूसरे सेकंड में वो गाड़ी 20 मीटर पे पहुंच गई। 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर कंफ्यूजन को तेज कर लीजिए, नहीं तो 40 में काम करेंगे कि सर जो है ये 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर तो समान ही हो रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया। यानी कि पहले में 10 मीटर, दूसरे सेकंड में गाड़ी चली गई 30 मीटर और तीसरे सेकंड में गाड़ी चली गई 40 मीटर। यानी आप देखेंगे कि
इसमें जैसे समय तो सेम है, एक एक सेकंड, लेकिन इसमें जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, आसमान हो रहा है। यानी उस परिवर्तन इसमें जो है ज्यादा हो रहा है, इसमें 20 मीटर बदल गए, इसमें फिर 10 मीटर। तो कहेंगे कि आप ये क्या है, आसमान। तो हम इसमें लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय में आसमान हो रहा है, यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय में असमान हो, या किसी वस्तु के वेग में समान समय असमान परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तित त्वरण यानी असमान त्वरण। इसके आगे हम देखेंगे कि औसत त्वरण क्या है, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन क्या है। बार बार वेलोसिटी मुझसे रहा है, इससे पहले वही चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे औसत त्वरण, यानी एवरेज एक्सीलरेशन। औसत त्वरण, तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा, औसत त्वरण होगा कि जैसे किसी वस्तु के विस्थाप, मतलब कोई भी वस्तु जो है जितना विस्थापित हुई है उसमें, यानी उसके वेग कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कुल वेग परिवर्तन को अगर हम समय से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा औसत त्वरण। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि टोटल दूरी को हमने जब समय से डिवाइड कर दिया तो औसत दूरी हो जाती थी, मतलब औसत चार्ज हो जाती थी। कितनी दूरी कोई भी पार्टिकल तय किया है, अगर हम टोटल दूर का मतलब डिस्टेंस को अगर समय से डिवाइड करते थे तो आ जाता था औसत दूरी, मतलब चार्ज। तो वैसे ही हम औसत त्वरण में देखेंगे कि मान लीजिए किसी पार्टिकल में यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से बी से सी और सी से डी जाने में, मान लीजिए इसमें परिवर्तन हो रहा है 20 मीटर, इसमें हो गया 40 मीटर, इसमें हो गया 60 मीटर, और इसमें हो गया यहाँ से यहाँ एकदम 60 मीटर नहीं रखिए, 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आने में आप देखेंगे कि आपको समय लगा 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ लगा 3 सेकंड। आप देखेंगे कि कितने समय में कितना वेग परिवर्तन हुआ है, तो आप कहेंगे कि 20 मीटर, ये 40 मीटर, ये जो है 60 मीटर, है ना। यानी ये टोटल हो जाएगा 120, है ना। यानी ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसकी जगह परिवर्तन। तो औसत तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड। इसका भी परिवर्तित, इसका 40 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड। इसका जो है 60 मीटर पर सेकंड, 3, मतलब कि फिर 1 सेकंड में। यानी टोटल हो गया 120 मीटर पर सेकंड, इसके लिए परिवर्तन हो गया। और कितने समय में हो गया, 1 2 3 सेकंड में, है ना। इसको अगर न समझ पाते तो इसको एक एक ही कर लीजिए, मैं कंफ्यूज हूँ। तो 1 1 2 3 3 सेकंड में आपने देखा ना, 3 सेकंड में 120 मीटर पर सेकंड का जो वेग परिवर्तित हुआ है, तो ये कितने समय में, 3 सेकंड में। तो इसके बाद देखेंगे कि ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड नीचे आ जाएगा और इस सेकंड का सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका टोटल क्या हो जाएगा, एवरेज जो है एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी औसत त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे हम देखेंगे कि इंस्टैन्टेनियस यानी वायु को, मतलब कि जो है तात्क्षणिक त्वरण क्या है। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा कि किसी एक क्षण वेग में परिवर्तन को हम कहेंगे तात्क्षणिक त्वरण। तो डायरेक्ट की परिभाषा लिखेंगे, हम कहेंगे कि किसी एक क्षण में हुए वेग परिवर्तन को
जीवन परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी तक हमने आपको 3 चीजें समझाई हैं इस लेक्चर में। मैंने कहा कि चाल क्या है, मैंने कहा वेग क्या है, हमने इसके आगे देखा कि त्वरण क्या है। त्वरण में हमने 4 चीजें पढ़ी, एक समान त्वरण, आपमान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, हमने देखा औसत त्वरण, उसके बाद हमने देखा कि तात्क्षणिक त्वरण। तो यहाँ तक की चीजें हम एक बार यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गति के समीकरण क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो ग्राफिकल इंटीग्रेशन आता है, जो टाइम पोजीशन ग्राफ हो गया, उसके बाद देखेंगे कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ हो गया। तो ये सारी चीजें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अभी इसमें एक तो चैप्टर, मतलब एक दो चैप्टर लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। इसमें हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे लास्ट में, कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्या क्या समीकरण, मतलब जो गति के समीकरण